अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स जो है इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट 19.6 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ 19.6 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो किया गया है। फॉर इट्स कंप्लीट ट्रिप, पूरे इसके चक्कर के लिए ऊपर और बैक डाउन टू द स्टार्टिंग पोजीशन इट्स एवरेज स्पीड इज। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी एक पूरे चक्कर के लिए? 19.6 होगी, 9.8 होगी, 6.5 होगी या 4.9 होगी। तो कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा। तो देखिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब ऊपर पहुंचकर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। हमने इसकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है। तो एवरेज स्पीड जो वी एवरेज होगी वो इक्वल होगी वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। तो वी एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई है हमारे पास 19.6 और 0 है डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये होगी इसकी एवरेज स्पीड ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए भी। इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास बी। दूसरा है, इफ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड, अगर आप एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो करें तो देन इट्स एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लिविंग योर हैंड एज्यूमिंग नो रेजिस्टेंसेज। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा आपके हाथ को फौरन छोड़ते हुए बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा अगर ए रेजिस्टेंस ना हो? तो 9.8 होगा, 9.8 से ज़्यादा होगा, 9.8 से कम होगा, या ऑप्शन नंबर डी है कि जो थ्रो की स्पीड है वो जवाब के लिए हमें चाहिए कि कितनी स्पीड के साथ नीचे उसको थ्रो किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, चूंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन में होती है, तो यूं ही आप इसको छोड़ेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी होगा और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सेकेंड का। थर्ड है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा है इस यूनिट नंबर 3 में। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स के इक्वल होता है, यानी जितनी फोर्स बॉडी के ऊपर लग रही होगी उतना ही मोमेंटम बॉडी का चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा फोर्स। द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट के, एक्सेलरेशन के या टाइम के। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं वेलोसिटी। तो ये जब हमारे पास कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी तो ये बीच में एरिया आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, तो ये किसके इक्वल होता है? ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। और DISPLACEMENT ऑप्शन नंबर होगा बी फोर्थ का। फिफ्थ है, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा हो तो बॉडी कैसे मूव कर रही होगी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होगी, नेगेटिव के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, या जीरो एक्सेलरेशन के साथ? तो देखिए ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी? फिफ्थ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। अब ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, यानी ऐसी सिचुएशन है जब ये ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी वक्त के साथ साथ कम हो रही है। पहले ज्यादा थी, अब टाइम पास हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। और हमें पता है जब भी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही हो तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर होगा बी जो कि है नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिक्स्थ है, अ 7 किलोग्राम बाउलिंग बॉल एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। एक 7 किलोग्राम का बाउलिंग बॉल है, उस पर 5 न्यूटन फोर्स लगती है। व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन? इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इसके लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। तो अब हमारे पास ए फाइंड करना है, तो F डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। फोर्स उस पर लगती है 5 न्यूटन की, मैस है उसकी 7 किलोग्राम, 5/7 करेंगे तो आंसर आएगा 0.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 0.71 मीटर स्क्वायर। उसके बाद है SI यूनिट ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्स की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट। इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स J है
और ये इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। फोर्स और टाइम, जितनी देर के लिए किसी बॉडी पर फोर्स लगती है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है इम्पल्स। और फोर्स की यूनिट है न्यूटन, मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम तो इसकी यूनिट है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड ऑप्शन नंबर होगा बी, ये है यूनिट इम्पल्स की। 8th है, अ बॉल विद ओरिजिनल मोमेंटम प्लस 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड hits a wall and bounces straight back without losing any kinetic energy. The change in momentum of the ball is plus 4 Newton second, minus 4 Newton second, plus 8 Newton second square, minus 8 Newton second. पूछा जा रहा है कि एक बॉल है जिसका ओरिजिनल मोमेंटम है 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 7th है, इसका मोमेंटम है पी आई 8 न्यूट, ये है 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और ये है प्लस। अब ये एक बॉल के साथ हिट करता है और वापस जाता है और इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होती, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरू थी उतनी ही है। तो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा, चूंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है तो मोमेंटम तो उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से कितना हो जाएगा, -4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम में जो चेंज आएगी वो हमने फाइंड करना है डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इक्वल है पी एफ माइनस पी आई के। पी एफ है हमारे पास -4 माइनस पी आई है +4, तो ये +4, तो -4 माइनस इंटू प्लस -4, माइनस और -4 कितने हो जाएंगे, -8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो -8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को लिखा जा सकता है न्यूटन सेकेंड, तो -8 न्यूटन सेकेंड ये हमारे पास होगा आंसर। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। इफ s1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड s2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ करेक्ट रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। अगर पहले सेकंड में वो s1 डिस्टेंस कवर करे, दूसरे सेकंड में वो s2 डिस्टेंस कवर करे, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा s1 और s2 के दरमियान, वो कौन सा ठीक होगा, s1 s2 के इक्वल होगा, s1 3s2 के इक्वल होगा, s2 3s1 के इक्वल होगा, या 2s2 3s1 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में जो 9th है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बॉडी चूंकि रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करती है तो इसकी वेलोसिटी लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, और हमने फाइंड क्या करना है, s1 भी फाइंड करना है, s2 भी फाइंड करना है और s1 और s2 के दरमियान रिलेशनशिप भी बताना है। तो पहले सेकंड के लिए फॉर t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्या होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वी आई 0 है, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 1/2, a है 10 और t है 1 का स्क्वायर, तो 2 5 आर 10, तो 5 1 का स्क्वायर 1 5 1 इज 5 मीटर। पहले सेकंड में s1 जो होगा वो 5 मीटर होगा। अब फॉर t2 दूसरे सेकंड के लिए, फॉर t2 जो है वो 2 सेकंड है, जो s2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा s2 जो है वी आई टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वी आई तो हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई टी 0 आएगा, 1/2 a 10 है और t अब आ गया 2 का स्क्वायर 4, तो 2 5 आर 10, 2 2 आर 4, 4 5 आर 20 मीटर, s2 आ गया 20 मीटर। अब क्या करेंगे आगे, s1 है 5 मीटर, s2 है 20 मीटर, लेकिन अभी s2 को हम निकालेंगे 20 माइनस 5 से, यानी पहले सेकंड में तो उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो दूसरे सेकंड में जो s2 होगा वो किसके इक्वल होगा, 20 माइनस 5 के, और वो हो जाएगा 15 मीटर। इस सब को s2 कहने की बजाय हम s कह देते हैं, तो ये s2 जो होगा वो s माइनस s1 हो जाएगा। s2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, s माइनस s1 के, s20 है माइनस 5 s1 है, तो 15 मीटर। s2 जो है वो 15 मीटर है। तो अब देखें s2 15 है और s1 जो है वो 5 मीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी कि जो हमारे पास रिलेशनशिप बन रहा है, s2 इज इक्वल टू 3s1 के। ये देखिए 5 है s1, तो 5 3 आर 15 करेंगे तो हमारे पास s2 आ जाएगा, तो s2 किसके इक्वल है, 3s1 के, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, जो कि है s2 इज इक्वल टू 3s1।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो क्या होता है? चेंजेस विद टाइम, वक्त के साथ वो चेंज होता है, जीरो होता है, कांस्टेंट रहता है या इंक्रीज करता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह है। ये अब इसमें दो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, एक है अपवर्ड और ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब चूंकि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस पर ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx जो है इस पर किसी किस्म की फोर्स नहीं लगती, जिसकी वजह से फोर्स न लगने की वजह से ये जो कंपोनेंट होता है ये कांस्टेंट रहता है। तो हम ये कहेंगे जी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 490 मीटर हाई क्लिफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। एक प्रोजेक्टाइल है उसको 490 मीटर ऊंची चट्टान से उसको सीधा आगे की तरफ थ्रो किया गया है, जो उसकी वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकंड है। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इज। अब कितनी देर में वो जो प्रोजेक्टाइल है वो ज़मीन तक पहुंचेगी? 2.5 सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में, 7.5 सेकंड्स में या फिर 10 सेकंड्स में। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। हाइट है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की वो दी हुई है 490 मीटर। 490 मीटर हाई है ये प्रोजेक्टाइल। अब जो इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जब उसको थ्रो किया गया है वो 0 मीटर पर सेकंड के साथ उसको थ्रो किया गया है। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से पैदा होता है नीचे आते हुए वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है जी इसमें टाइम कि ये कितनी देर में नीचे आएगी। तो टाइम हमने फाइंड करना है। इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s इज इक्वल टू वी आई 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई टी 0 हो जाएगा प्लस 1/2। g है 9.8 और आगे क्या है? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ये s की जगह हम क्या लगा देते हैं? h। तो क्योंकि h यहाँ पर हमने लिया हुआ है हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो हाइट होता है। तो h जो होगा वो 490 होगा। 490 इक्वल हो जाएगा, ये 2 को 9.8 के साथ कर दें तो ये 4.9 आ जाएगा, तो 4.9 टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4.9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 490 डिवाइडेड बाई 4.9। तो ये ऊपर इसका पॉइंट को उड़ाएं तो ये ऊपर कितना 10 चला जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड होगा तो 10 10s are 100। तो टी स्क्वायर जो आएगा वो होगा 100। तो दोनों साइडों पे ले लेंगे यहीं पर अंडर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो टी आ जाएगा 10 सेकंड। तो इसका मतलब है कि 10 सेकंड में वो जो प्रोजेक्टाइल है वो थ्रो करेगी। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा 10 सेकंड। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 टू द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E। एक प्रोजेक्टाइल है उसको लॉन्च किया गया है हॉरिजॉन्टल पर, एंगल कितना बना रही है वो 45 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ, और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है E। Assuming air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it reaches its highest point? अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नज़रअंदाज कर दें तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी प्रोजेक्टाइल की वो कितनी होगी? तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। तो ये है 12। अब काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है वो क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट vy जब 0 हो जाएगा तो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्राइम होगी इसकी, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगी और वो होगी हाफ mvx²। तो 1/2 mvx किसके इक्वल होता है? v cos ऑफ थीटा का ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्राइम, जो कि हाईएस्ट पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं। तो 1/2 m ये v का स्क्वायर, v स्क्वायर, cos थीटा का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा। अब एंगल कितना है हमारे पास? है 45। तो हम इसको लिखेंगे हाफ mv² और cos 45 का स्क्वायर। सो 1/2 mv² cos 45 जो है ये हमारे पास कितना होगा?
ये होगा 0.707 और इसका क्या लेना है, हमने स्क्वायर लेना है। तो 0.707 का स्क्वायर होता है वो 0.5 होता है। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। सो 0.5 और हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो 0.5 काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये होगी हाईएस्ट पॉइंट पर। मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 0.50 ई या के ई। तो ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पूछा जा रहा है कि अपने जंपिंग रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा लंबा जंप लगाने के लिए जो लॉन्ग जंपर होगा वो कितने एंगल पर जंप लगाएगा, 30 पर, 45 पर, 60 पर या 90 पर। तो इसको भी हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। जो रेंज होती है, जो वो डिस्टेंस कवर करेगा जंप लगाते वक्त, वो उसकी रेंज होगी। वो जो रेंज होती है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है v0² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर आर मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज के लिए जो sin 2 थीटा होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखें मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2 थीटा को 1 के इक्वल लिया तो थीटा 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 थीटा इक्वल आ जाएगा, ये साइन इस साइड पर आएगा तो साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये 2 थीटा है, हमें थीटा चाहिए, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो थीटा जो होगा वो 45 डिग्री होगा और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका मतलब है कि उसको जंप लगाने के लिए, जो ज़्यादा लंबा जंप या ज़्यादा दूर तक जाने के लिए वो कितने एंगल पर जंप लगाएगा, वो 45 के एंगल पर जंप लगाएगा। तो उसका जंपिंग रिकॉर्ड जो होगा वो बेहतर हो जाएगा। उसके बाद 14 है, ये लास्ट एमसीक्यू है इस यूनिट का। रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल की रेंज होगी वो इन पेयर्स के लिए, जो ये जो एंगल के पेयर्स हैं इनके लिए एक जैसी होगी। 15 डिग्री के लिए 15 और 18 डिग्री के लिए, 43 और 47 डिग्री के लिए, 20 और 80 डिग्री के लिए, 52 और 62 डिग्री के लिए। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास दो एंगल हों, एक फर्ज करें ये एंगल है और दूसरा एंगल ये है, दोनों के लिए रेंज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो थीटा 1 और थीटा 2 हमने बताने हैं कि कौन कौन से दो एंगल होंगे जिनके लिए रेंज सेम होगी। तो रेंज जो है वो उन दो एंगल्स के लिए सेम होती है जो कि आपस में मिलकर कंप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। यानी जब हम उनको आपस में सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो उन दोनों का जो आंसर होता है वो 90 डिग्री आता है। तो अब देखें 15 और 18 को ऐड करेंगे 90 नहीं आएगा, 20 80 को ऐड करेंगे 100 आएगा, 90 नहीं आएगा। इस तरह 50 और 62 को ऐड करने पर भी 90 नहीं आएगा। और पीछे हमारे पास ऑप्शन बी बच जाता है, 43 और 47 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी को हम 43 के एंगल पर फायर करें और दूसरी बॉडी को भी 47 और दूसरी बॉडी को 47 के एंगल पर अगर हम फायर करें तो दोनों सूरतों में दोनों की जो रेंज होगी वो एक जैसी होगी, दोनों एक जितना सफ़र तय करेंगी। तो ऑप्शन होगा बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट नंबर 3 फोर्सेज एंड मोशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप लोगों से जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी आने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ की वीडियो हैं और फर्स्ट ईयर के बाकी भी जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ उनसे जो रिलेटेड नोटिफिकेशंस वो भी आपको मिलते रहें और आपको ये वीडियोज़ भी देखने को मिलती रहें। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।